साहिल जी, आज आपने फिल्म देखी है आरआर। कैसी लगी आपको फिल्म? बड़ी बेहतरीन और शानदार फिल्म बनाई गई है। और वैसे भी राजा मौली साहब जिसके निर्देशक हैं वो हमेशा भव्य फिल्मों के लिए माने जाते हैं और बहुत अच्छी फिल्म का निर्माण करते हैं। मैंने इसके पहले भी इनकी फिल्म देखी थी और वो भव्यता, वो निर्देशन, वो उनकी फिल्म में बहुत खूबसूरती से झलकता है और देख के लगता है कि वाकई हम एक अच्छे सिनेमा को देख रहे हैं। और ये भी मज़ा आता है कि हम हॉलीवुड की फिल्में देखते थे और हमको लगता था कि हमारी भारतीय फिल्मों में वो ग्रैंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आरआर को देखा तो ऐसा लगा कि वाकई हम किसी हॉलीवुड के बड़े मेकर की फिल्म देख रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि भारतीय दृष्टिकोण से राजा मौली साहब आज इंटरनेशनल स्तर का के सिनेमा का जो उन्होंने रूप दिया है, जो कलर दिया है, वो काबिल तारीफ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी पूरी टीम को, एक बेहतरीन फिल्म का निर्माण किया उन्होंने। उन्होंने पहले बाहुबली बनाई थी 1 और 2। तो इस फिल्म, यह फिल्म उससे आगे है या उसके कंपैरिजन में नहीं है? देखिए क्या है कि जो बाहुबली फिल्म बनी थी उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट एकदम अलग था। इस कहानी का प्लॉट और स्टोरी एकदम अलग है, तो हम दोनों को एक श्रेणी में रख नहीं सकते हैं। पहली चीज, दोनों अलग अलग विधाएं हैं। और हाँ, ये जरूर है कि जो मेकिंग है, मेकिंग की क्वालिटी तो सिमिलरिटी है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें उन्होंने कहीं भी कोई भी कमी छोड़ी है। हाँ, वो एक ऐसी कहानी थी, एक ऐसे विजुअल में वो लेके जाती है। एक काल्पनिक कथा को जिस तरीके से बाहुबली में पिरोया गया था, ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान के किसी राजा महाराज घरानों में घटना घटी है। ठीक इसी तरीके से RRR में भी हमने वही देखने को मिला। उन्होंने एक ऐसी कहानी की रचना की है, स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, भारत को आज़ाद कराने की कहानी, क्रांति के बिगुल की कहानी। और हाँ, मुझे याद आ गया, मनोज कुमार की एक फिल्म थी क्रांति। उस फिल्म को देख के, अगर जिसने भी उस फिल्म को 2-3 बार देखा, एक बार में तो नहीं, लेकिन अगर कई बार उस फिल्म को देखा होगा तो कहीं ना कहीं उसे ये समझ में आ जाएगा कि इसमें जो 2 कैरेक्टर है, जैसे रामचरण का जो कैरेक्टर है वो शशि कपूर साहब प्ले कर रहे हैं, और जहाँ तक एक दूसरा कैरेक्टर है वो मनोज कुमार जी प्ले कर रहे हैं। तो मनोज कुमार जी का रोल आप ये समझ लीजिए कि जूनियर NTR कर रहे हैं। ये उनको समझ में आ सकता है जिन्होंने क्रांति देखी है। जिसने क्रांति नहीं देखी है उसे बिल्कुल नया प्लॉट लगेगा। हमने क्रांति बहुत बार देखी थी, तो प्लॉट वही है, बस प्रेजेंटेशन एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। और एक सस्पेंस उन्होंने जो बना के रखा है वो सस्पेंस इसमें दिखाई देता है। फिल्म में अजय देवगन भी है, तो उनकी भूमिका कैसी है? अजय देवगन चीफ गेस्ट में है, बहुत अच्छी भूमिका है। वही कह सकते हैं क्रांति के दिलीप कुमार साहब इसमें जो है वो उन्होंने वो रोल प्ले किया है और बहुत बेहतरीन। अजय देवगन साहब जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे सिनेमा को देख रहे हैं और एकदम फील होने लगता है कि हम बॉलीवुड सिनेमा को देख रहे हैं। कहीं से भी हमें ये नहीं पता चलता है। हाँ, बाकी फ्रेम हम भी जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम दक्षिण भारतीय किसी निर्देशक की फिल्म देख रहे हैं, लेकिन जैसे अजय देवगन की एंट्री होती है, फिल्म एकदम खालिद बॉलीवुड की फिल्म नजर आती है। और उसमें एक अच्छा सा ये कह सकते हैं कि एक अजय देवगन को इस फिल्म में लाकर उन्होंने एक बड़ा तड़के का काम किया है और बहुत मसालेदार वर्क किया। और जो अजय देवगन ने कार्य कर दिया है वो बहुत खूबसूरत है, काबिल तारीफ है। अक्सर ऐसा रोल करते हैं और उनके लिए बहुत कठिन नहीं था और हम उनको इस तरह के रोल में देख लिए, लेकिन अजय देवगन ने इसमें एक विविधता लाने की कोशिश की है जो बहुत स्क्रीन पर अच्छी दिखाई देती है। फिल्म के जो लेखक हैं उन्होंने पहले भी कई बड़ी फिल्में लिखी हैं, राजा मौली के पिता। आप उनके काम को कैसे देखते हैं? चीफ वेंकटेश्वर प्रसाद जी की इनकी स्टोरी को, जो उन्होंने जिस तरीके से स्टोरी प्ले किया, मुझे अभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले वो लिखते हैं। कहानी में उनकी ताजगी भी रहती है, लेकिन हमने जो उम्मीद किया था कि RRR से हमें एक नई चीज, एक अद्भुत कहानी देखने को मिलेगी, तो अद्भुत कहानी तो नहीं मिली। कहीं ना कहीं क्रांति से प्रेरित फिल्म ही दिखाई दी है मुझे। फिल्म जब आप देख रहे थे तो थिएटर में बैठी ऑडियंस थी, तो उसका क्या रिस्पांस था? क्या थिएटर पूरा हाउसफुल था या खाली था? किस तरह से लगा आपको? देखिए, मॉर्निंग शो आपको पता है, मॉर्निंग शो में वैसे भी पब्लिक आती नहीं है। मैंने 9 का शो देखा है, तो मैं ये उम्मीद तो नहीं कर सकता हूँ कि उसमें सारी पब्लिक आए, लेकिन फिर भी 60% पब्लिक थिएटर में थी और पब्लिक एंजॉय कर रही थी। फिर पब्लिक ने एंजॉय किया।
फिल्म जब खत्म हुई तो उसके बाद जो ऑडियंस बाहर निकलती तो उनके रिएक्शन से पता चलता है कि फिल्म अच्छी थी, बुरी थी या कैसी थी। तो जब आप बाहर निकले तो आपने ऑडियंस को कैसा, क्या ऑडियंस बात की बताई? फील थी, इंटरटेनमेंट थी, बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके से हमने इनकी फिल्में वेंकटेश प्रसाद जी के बजरंगी भाई हमने देखे, उनकी स्टोरी बड़ी खूबसूरत थी। इसके बाद हमने बाहुबली देखी थी। तो अगर उस तरीके से अगर कंपेयर करें उस कहानियों को, तो वो बात तो नहीं। वो दिल को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म दिल से जुड़ने में थोड़ा वक्त लेती है। सिनेमा का अर्थ होता है कि सिनेमा जैसे ही ओपनिंग हो तो 10 मिनट्स में पब्लिक, जो ऑडियंस है, जो दर्शक है हमारे, वो सिनेमा से जुड़ जाए, तो थोड़ा वक्त लगता है। फिल्म की लंबाई अधिक लगी क्या आपको, या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था या थोड़ा घटाना चाहिए था? नहीं, अगर कहानी, अगर इसकी लेंथ कम कर देते तो शायद कहानी अपनी बात कह नहीं पाती। तो लेंथ के हिसाब से पिक्चर तो बहुत अच्छी बनी है। फिल्म की कितनी लंबाई है? तकरीबन वो 3 घंटे की तो फिल्म है। 3 घंटे की फिल्म है। फिल्म का म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक में MM करीम साहब ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल में उतर जाए। और उनका एक गाना जो पैरेलल चलता है, तो वो तो बाहुबली में भी वही पैरेलल उसी तरह की धुन थी। हमको लगता है कि वो धुन रिपीट हुई है। जैसे बाहुबली का जो म्यूजिक था, तो उसका म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी बहुत मजबूत था। हाँ, तो बैकग्राउंड के मामले में बैकग्राउंड स्कोर बहुत खूबसूरत है और एकदम दिल को छू लेता है। फिल्म में आलिया भट्ट भी है, तो उनका कैसा कैरेक्टर है? आलिया भट्ट का बहुत खूबसूरत कैरेक्टर नहीं है। बस ये है कि समझिए कि मुझे तो नहीं लगता कि फिल्म में आलिया भट्ट को एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में ही यूज किया गया है, और कोई इस तरह की कोई अद्भुत उसके लिए कोई ऐसी स्टोरी नहीं लिखी गई थी, या उनका एक फ्रेम ऐसा नहीं सजाया गया था कि लगे कि आलिया भट्ट इस कहानी को पूरी करती है। बस ये कह सकते हैं कि हीरो के लिए हीरोइन की जरूरत थी, तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उसमें विदेशी लड़की, जो जूनियर NTR के अपोजिट में जो विदेशी फीमेल लड़की बोली, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। वो बहुत फ्रेश लुक लगता है और दिल को भी भा जाता है। मुझे तो लगता है कि उस हीरोइन को, मुझे नाम तो नहीं पता है, अब स्क्रीन पे पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस हीरोइन ने प्ले किया है, उसे फिल्में मिलेंगी। राजामौली की इस फिल्म को आप कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? देखिए, आउट ऑफ 10 में तो मैं इसको जो है 8 से ज्यादा मैं देंगे। क्या लग रहा है फिल्म, क्योंकि अभी कश्मीर फाइल्स भी बहुत सिनेमा हॉलों में लगी है और हाउसफुल जा रही है, और ये फिल्म भी आज रिलीज हुई है। इसके पहले बच्चन पांडे रिलीज हुई थी, जो कि बुरी तरह बच्चन पांडे की तो बात ही मत कीजिए, एकदम बकवास। थिएटर में बैठ कर तो गाली देने को क्या अक्षय कुमार पिक्चर करता है, पागलों की तरह। मेरा पैसा बर्बाद हो गया उधर। तो इस फिल्म को क्या लग रहा है आप, क्या ये कश्मीर फाइल को टक्कर दे पाएगी? देखिए, कश्मीर फाइल जो सिनेमा है वो एक ऐसे रियलिटी सिनेमा को प्रस्तुत किया गया है कि इन दोनों की तुलना है ही नहीं। जब हम कश्मीर फाइल देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने ही लोगों की सुरक्षा के लिए हमने उनका स्टैंड नहीं लिया। 30 वर्षों के बाद सच्चाई को दुनिया के सामने लाया जाता है, और लाने के बाद भी कुछ विरोधी ऐसे लोग हैं जो फिल्म के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। सच को देखिए और सच को स्वीकार कीजिए। अगर सच को स्वीकार करने की ताकत नहीं है तो आपको इस मुल्क के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे गद्दारों को तो सजा देनी चाहिए। इसलिए कश्मीर फाइल जो है प्रेरित करती है, सच्चाई को दिखाती है। अभी बहुत से लोगों ने बोला कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े का फसाद है। सिनेमा सच देखिए। जब मुल्क आजाद हुआ था सन 47 में, हमारे देश की स्थिति क्या थी? ट्रेनों में भर भर के लाशें आई थी। हमने वो नफरत, हमने नहीं, हमारे बाप दादाओं ने नफरत देखा है। तो क्या उसके बाद इस देश में मुसलमानों से अलग कर दिया गया? क्या उनका पूरा हक नहीं दिया गया? सारी सुरक्षा, सारा हक दिया गया। लेकिन हमें अपने किए हुए गुनाहों को अगर हमने देखा है तो निश्चित, अगर मैं मुस्लिम होता और मुझे लगता कि यह गुनाह हुआ है मेरे आंखों के सामने, मैं जरूर उस हिंदू परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दे देता, क्योंकि मेरे अंदर मेरे बाप दादाओं ने ऐसी देश भावना की है। ये क्या है कि आप सामूहिक नरसंहार होता है और खामोश रहते। खामोशी भी जो है सबसे बड़ा गुनाह है। फिल्म, जब हमने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था RRR का, तो उसमें लग रहा था कि शायद एक कैरेक्टर है जो रामचरण का, और एक कैरेक्टर है जूनियर NTR का, तो वो शायद उन्होंने कोई मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का कैरेक्टर प्ले किया है। नहीं, यही सस्पेंस है सिनेमा का।
और ये मैं सस्पेंस अगर खोल दूंगा तो मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी फिल्म बनी है और पब्लिक को कम से कम उस सस्पेंस को तो बरकरार रहना चाहिए, देखना चाहिए पब्लिक को कि क्या सस्पेंस है। इस फिल्म की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई थी, उसके बाद फिल्म लगातार पोस्टपोन होती गई, तो ताकि पब्लिक में बहुत इसका हाइप बना हुआ था शुरुआत में। बट अभी जब फिल्म रिलीज हुई है उस समय पब्लिक की सिंपैथी जो है वो कश्मीर फाइल्स के साथ ज़्यादा है। सो क्या ये रीज़न था कि आज पूरे हाउसफुल नहीं था, क्योंकि राजा मौली की जो फिल्म है इसका बाहुबली के बाद आई है, इतने समय बाद आई है, पूरा 2-3 साल से इसकी पब्लिसिटी चल रही थी। तो आपको क्या लग रहा है ये रीजन था कि सुबह के शोज हाउसफुल नहीं थे या ऑडियंस को उतना क्रेज नहीं था? ये रीजन देखिए, किसी भी सिनेमा को जब बनाया जाता है और उसके बाद जब रिलीज की जाती है तो प्रचार के लिए एक टाइम्स होता है। एक कोरोना में बनी, कुछ प्रचार हुआ, फिर रुकी, तो इसका तो निश्चित नुकसान होता है, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में एक मूड बनता है और मूड बनने के बाद फिर मूड ऑफ हो जाता है, फिर मूड बनाया जाता है। तो ये इसका तो दुष्परिणाम हुआ है कि अगर ये फिल्म को अगर ये प्रचार न किए होते और सही माहौल देख के, इस फिल्म का सही तारीख देख के अगर रिलीज करते, तो मैं कहता हूँ कि सुबह 8 बजे का शो, 7 बजे का शो सब हाउसफुल होता है। अच्छा, ये फिल्म 3D पर भी रिलीज हुई है, 3D, तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म 2D में ज्यादा अच्छी है या 3D का एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी है? देखिए, मैंने जो है 3D भी फिल्म देखी थी, एक फिल्म आई थी तानाजी, 3D में भी देखी थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 3D में कैरेक्टर बड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि हम कोई वीडियो फिल्म देख रहे हैं। तो मैं तो 3D के फेवर में नहीं हूँ। कुछ एक फिल्में हैं जैसे छोटा चेतन थी, चमत्कार नया होता अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये फिल्म 3D में वो इम्पैक्ट नहीं, वो मजा नहीं आएगा। 3D का मतलब आप इसको 2D पर ही ज्यादा, 2D पे इसका जो भरपूर आप आनंद लेते हो, और बड़ी स्क्रीन पे 2D भी ही अच्छा लगता है। फिल्म के डायलॉग्स के लेकर क्या कहेंगे आप? डायलॉग्स किस तरह के हैं फिल्म के? बहुत ऐसे यूनिक डायलॉग नहीं है जो याद रहे। जैसे बाहुबली में काफी बाहुबली के डायलॉग्स हैं, या जो कैरेक्टर है कटप्पा का देखा था, या और भी जो कैरेक्टर थे, अनुष्का शेट्टी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, तो उनके जो डायलॉग्स थे बहुत हिट हुए थे, घर घर लोगों नहीं, इसमें डायलॉग्स ऐसे नहीं है कि जो हमको याद है। इसमें क्या मेमोरेबल वैसे कैरेक्टर हैं? जैसे बाहुबली के बाद उसके कैरेक्टर फेमस हो गए थे, भल्लार देव, कटप्पा, बाहुबली, तो क्या इस फिल्म में वैसे कुछ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं जो फेमस होंगे, मतलब लोगों की मेमोरी में लंबे समय तक रहे हैं? नहीं, ये फिल्म इंटरटेनमेंट है, देखने के बाद स्मृतियों से उतर जाते। जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, कोई ऐसा लीजेंड, बस कुछ सीक्वेंस ऐसे गढ़े गए हैं कि देख के वाव तो निकलता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं कि अगर हम सिनेमा हॉल से निकले और मेरे कोई कैरेक्टर याद रहे, तो सिर्फ जूनियर NTR और रामचंद्र यही याद रहते हैं। सच ये है कि जिस तरीके से फिल्म देख के एक कैरेक्टर याद होता है कि भीम एक कैरेक्टर, जैसे भीम प्ले किया गया है, जिसमें इसमें पुलिस ऑफिसर में राम ने प्ले किया है, वो फीलिंग्स जो है वो कैरेक्टर में नहीं रहता है कि हम जूनियर NTR ही देख रहे हैं और या रामचंद्र देख रहे हैं। माई ओपिनियन। ये फिल्म राजा मौली ने अभी तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं सारी सुपर हिट रही हैं, भले ही वो ईगा हो, मक्खी हो, सुपर हिट थी, बाहुबली हो, या प्रभास को लेकर उन्होंने पहले भी छत्रपति फिल्म बनाई थी, अभी उनकी ये वाली फिल्म आई है, रामचरण को लेकर भी उन्होंने मगधीरा बनाई थी। सो अगर आपने मगधीरा देखी है, सो आपको क्या लगा कि मगधीरा के बाद रामचरण ने जो दोबारा उसके साथ काम किया है, तो किस तरह का इम्प्रूवमेंट है उसमें, या बहुत जबरदस्त है दोनों के कैरेक्टर? जहां तक एक्टिंग का सवाल है, तो एक्टिंग में तो जूनियर NTR ने भी दिल जीता है और राम ने भी जीता है। कहीं से भी एक्टिंग में 1% भी माइनस नहीं है। एकदम इन लोगों ने किरदारों को जिया, लेकिन इतने फेमस हैं कि किरदार नहीं याद रहते हैं ना, यही दिखाई देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अमिताभ बच्चन का कोई भी फिल्म देख लीजिए, बड़ी हिट फिल्म है, लेकिन थिएटर में अमिताभ बच्चन का किरदार याद नहीं रहता है, अमिताभ बच्चन ही याद रहते हैं। ठीक वही फीलिंग्स है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी पुष्पा, वो बहुत मास में, ऑडियंस में बहुत सुपर डुपर हिट रही थी, ठीक है ना। तो उसके बाद कहा जाने लगा कि साउथ का जो सिनेमा है आफ्टर बाहुबली, पुष्पा, साउथ का सिनेमा बॉलीवुड पे हावी हो गया है टेक्निकली अगर हम वर्ड यूज करें। सो आपको क्या लग रहा है ये फिल्म देखने के बाद कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या जो उनकी जो फिल्में आ रही हैं वो इस फिल्म के सामने टिक पाएंगी?
डेफिनेट, देखिए सिनेमा का अपना अलग अलग रूप होता है। ऑडियंस जो है ये देख के नहीं जाती है सिनेमा कि हम दक्षिण भारतीय फिल्म देख रहे हैं या बंगाली फिल्म देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं। ऑडियंस सिनेमा देखने जाती है। अगर सिनेमा ऑडियंस को अच्छी लगती है तो वो उसको खुद भी प्रमोट करती है और 10 लोगों को बताती भी है। आप एक फिल्म मेकर हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर एज अ फिल्म मेकर आप जो बॉलीवुड के अभी के फिल्म मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनमें और जो साउथ से जो सिनेमा आ रहा है, फिल्में आ रही हैं, कहानी आ रही हैं जितनी ओरिजिनल, तो दोनों में क्या कंपैरिजन करते हैं? क्योंकि यहाँ का तो मोस्टली रिमेक उठाते हैं, यहाँ के स्टार्स भी रिमेक कर रहे हैं, ओरिजिनल स्टोरीज पे ज़्यादा नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि साउथ में ओरिजिनल स्टोरीज पे काम हो रहा है। सो दोनों में इस फिल्म को लेकर आपको क्या देखते हैं कि ये फिल्म वाकई में उसी धारणा को और मजबूत करेगी कि साउथ का सिनेमा बेटर ओरिजिनल है? देखिए, ये बात तो आपने एकदम सत्य कही है कि बॉलीवुड को अगर अपने सिनेमा को एक सही रंगत और सही रूप देना है तो उनको नए नए लेखकों से मिलना पड़ेगा, नए नए कहानीकारों से उनको अपना वक्त देना पड़ेगा। ये जो चमचों की टीम बना रखे हैं ना, उससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बॉलीवुड को एक अच्छे सिनेमा की नई दिशा नहीं दी जा सकती है। और मैं जहाँ तक बताता हूँ कि साउथ के जो भी लोग हैं, इतनी नम्रता है कि एक नए लेखक को भी सम्मान देते हैं, मिलते हैं, उनकी कला की परख करते हैं। हमारे बॉलीवुड में एक घेराव बना लिया, हर डायरेक्टर का, हर एक्टर के पास एक घेरा बना हुआ है और वो मिलना नहीं चाहते किसी नए लेखक से। तो बताइए, जब तक नए लेखक से मिलेंगे नहीं, नई कहानियां नहीं आएंगी, तो सिनेमा क्या है? सिनेमा कहानी है, सिनेमा एक कहानी है, एक ऐसा सेलुलॉइड है। मैं आपको इस तरह से बता दूं कि जैसे बहुत पहले हम किताबें पढ़ते थे और किताबों से हम कहानियां सुनते थे, उसके पहले चले जब हमारी दादी नानी कहानियां सुनाती थी, उसी चीजों को हमने सिनेमा पर ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम अपनी बात कहने लगे हैं। तो वो अगर ऑडियो विजुअल का जो माध्यम है, अगर वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा, नई कहानियां नहीं आएंगी, तो सिनेमा आज के जमाने में कोई एक्टर माई कलाल अपने सिनेमा हॉल को हिट नहीं करा सकता है, अपने पिक्चर को नहीं चला सकता है, चाहे कोई भी हो। सिनेमा को चलाने के लिए आपको कहानियां अच्छी लानी पड़ेगी, कहानियों पर वर्क करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि नए नए जो राइटर्स हैं, उनकी कहानियों को भी सुनिए, उनको भी सम्मान दीजिए और उनके लिए वक्त भी दीजिए। दक्षिण भारतीय जो सिनेमा है उसमें जिस तरह से काम हो रहा है और बॉलीवुड में, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं, तो आप दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं इस फिल्म के प्रोस्पेक्ट से कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है बॉलीवुड से आगे है या कहीं ना कहीं जो यहाँ भी फिल्में बनी है क्रिस और लगान उससे पीछे रह गई है? नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। देखिए, टेक्निक तो सेम है, बस उसको प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। ये है कि साउथ की जो अच्छी स्टोरीज है वो अपनी स्टोरीज को सही तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, और हमारे यहाँ स्टोरी है ही नहीं। हम जिन स्टोरियों को उठाते हैं, उन स्टोरियों को हम जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वही होगा। टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजी कहानी नहीं बदल सकती, टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन बदल सकती है, आपकी बात को कहने का तरीका बदला जा सकता है। तो ये चीज यहाँ के निर्देशक को सीखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी तो आपके पास भी है, तो वो आपसे बेहतर क्यों प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं। यानी कि वो होमवर्क कर रहे हैं अपनी कहानियों पर, हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं। ये जो फिल्म है इसका आपको पहला इंटरवल से पहले का हिस्सा ज्यादा अच्छा लगा या इंटरवल के बाद वाला हिस्सा ज्यादा मजबूत? नहीं, दोनों। इंटरवल से पहले भी इंटरटेन था, सस्पेंस बना होता है, इंटरवल के बाद भी सस्पेंस धीरे धीरे खुलता है। ओके। ये ऐसा नहीं है कि इंटरवल देखने के बाद आप दूसरे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा पार्ट देखना पड़ेगा। इस फिल्म का जो बजट है वो 350 करोड़ बताया जा रहा था, तो आपको लगा फिल्म देखने के बाद कि वो बजट को जस्टिफाई हुआ है? क्योंकि इसके पहले भी राधे श्याम आई है या साहो आई है जिसका बजट बहुत करोड़ों सैकड़ों करोड़ में था, लेकिन वो फिल्म में महा बकवास लग रही थी स्क्रीन पर कि अनजस्टिफाई। नहीं, जस्टिफाई है। जो पैसा लगा वो जस्टिफाई दिखता है, ऑन स्क्रीन दिखता है कि पैसा कि मतलब वो बजट सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं बताया जा रहा, मतलब नहीं बाबा, वो कहानी की डिमांड है। अगर वो चीज नहीं करते तो कहानी मर जाती है। अच्छा, वो कहानी स्टोरी की डिमांड है। तो अभी जैसे कश्मीर फाइल आई है तो उसको देखने के बाद लोगों ने कहा कि हर हिंदुस्तानी को फिल्म देखनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को फिल्म देखनी चाहिए। ये करते करते फिल्म का हाइप बन गया और फिल्म माउथ पब्लिसिटी, और फिर फिल्म ने अभी 200 करोड़ का अभी क्रॉस कर लिया है। सो आपको क्या लग रहा है कि माउथ पब्लिसिटी से इस फिल्म को इसको कुछ फायदा होगा या इसकी भी माउथ पब्लिसिटी होगी या नहीं होगी? देखिए, इसकी माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी,
बस इतना ही हुआ कि जो फिल्म देखे, अगर फिल्म एक अच्छी बनी है जाके देख लो, लेकिन द कश्मीर फाइल को जिस तरीके से रेवोल्यूशंस आया है वो चीज़ तो नहीं मिलेगी। तो मतलब जो राजा मौली के फैन हैं या जो जूनियर एनटीआर और रामचरण के फैंस हैं या आलिया भट्ट, अजय देवगन के, वो लोग जाएंगे फिल्म को देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखने के बाद जो है, अगर जैसे मैंने कहा कि फिल्म देखी अच्छी बनी है फिल्म, तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन द कश्मीर फाइल का जो प्रेजेंटेशन है और जो पब्लिक ने उसको एक दूसरे के माध्यम से उसको प्रचार किया, वो तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है इस फिल्म के। अच्छा, आपने एक फिल्म का नाम लिया था क्रांति। क्रांति हम सभी जानते हैं कि कल्ट सिनेमा माना जाता है हिंदुस्तान में, एक कल्ट सिनेमा। तो आप इसको क्रांति की तरह, क्या ये भी कल्ट सिनेमा में इसकी गिनती होगी? डेफिनेट। और क्रांति इससे कहीं ज्यादा अच्छी फिल्म बनी, एज ए म्यूजिकली, एज ए प्रेजेंटेशन। मुझे ऐसे लगता है कि अगर उसी क्रांति को आज के जमाने में मनोज कुमार साहब बनाते तो शायद ये फिल्म कहीं नहीं टिकती। चलिए, धन्यवाद।